19वीं सदी के अंत को एक प्रोग्रेसिव एरा कहा जाता है। इस समय काल में दुनिया में कई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए और इसी दौरान दुनिया ने कई सारे एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन का राइज देखा जिन्होंने लेजेंडरी काम किया। जमशेदजी टाटा और एंड्रयू कार्नेजी जैसे कुछ लोग सुपर वेल्थ क्रिएटर के रूप में सामने तो आए ही, बट प्रोग्रेसिव फिलैंथ्रोपिस्ट भी बने, जिन्होंने दौलत कमाते रहने के साथ साथ उसे लोक कल्याण के लिए बांटते रहने में बिलीव किया। रिसेंटली 2021 एडेल गिव ह्यूरुन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी में जमशेदजी टाटा को ग्लोबली टॉप रैंकिंग मिली है, जिसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा ने दुनिया में किसी भी व्यक्ति या कंपनी से ज्यादा डोनेशन या चैरिटी में पार्टिसिपेट किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी में दुनिया भर में कुल 832 अरब डॉलर की फिलैंथ्रोपी की गई, जिसका लगभग 12% यानी 102 अरब डॉलर अकेले जमशेदजी टाटा ने किया है। उनके बाद 12th रैंक पर इंडिया के विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेमजी आते हैं, जिन्होंने लगभग 22 अरब डॉलर की फिलैंथ्रोपी की है। आज हम टाटा ग्रुप और पूरे के पूरे शहर जमशेदपुर के फाउंडर, भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत श्री जमशेदजी टाटा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा के जीवन, टाटा ग्रुप की शुरुआत और इंडिया के लिए उनके विजन को समझेंगे। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से शहर नवसारी के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नसरवानजी टाटा और मां का नाम जीवनबाई टाटा था। वह एक पारसी प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। जमशेदजी टाटा के पिता अपने खानदान के सबसे पहले व्यवसायी थे। जमशेदजी टाटा ने अपनी पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज से की, जो उस वक्त इंडिया के सबसे बेहतर शिक्षण संस्थानों में से एक था। एल्फिंस्टन कॉलेज से वह ग्रीन स्कॉलर के रूप में पास होकर निकले। उस वक्त के ग्रीन स्कॉलर को आज की डिग्री के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जमशेदजी जब कॉलेज में ही पढ़ रहे थे तब उनकी शादी हीराबाई दाबू से हुई और उनके 2 बेटे हुए, रतनजी टाटा और दोराबजी टाटा। ग्रेजुएशन के बाद जमशेदजी ने एक वकील की ऑफिस में इंटर्नशिप की, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। उसके बाद उन्होंने अपने पिता की फर्म नसरवानजी एंड कल्याण दास जनरल मर्चेंट्स में अपने पिता नसरवानजी टाटा के साथ काम करना शुरू किया। 9 साल अपने पिता के साथ काम करने के बाद उन्हें मार्केट, ट्रेडिंग और बैंकिंग के बारे में काफी जानकारी हो गई। सन 1868 में 29 वर्ष की उम्र में जमशेदजी ने अपनी नई ट्रेडिंग कंपनी मात्र 21,000 रुपए की लागत से टाटा एंड सन्स नाम से शुरू की, जो आगे चलकर टाटा सन्स के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुई और जो आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक है। 1870 के दशक में पश्चिमी देशों में टेक्सटाइल का बिजनेस और प्रोडक्शन जोरों से सफल हो रहा था। हिंदुस्तान में उपजे कपास को अंग्रेज भी इंग्लैंड में इंपोर्ट करते थे और उनसे बने कपड़े इंडिया में ही बेचे जाते थे। जमशेदजी ने सोचा क्यों ना उसी तरह की टेक्सटाइल मिल्स को भारत में लगाया जाए। सन 1874 में जमशेदजी ने अपनी टेक्सटाइल मिल को नागपुर में स्थापित करने का फैसला लिया। यह लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि उस वक्त की सभी कॉटन मिल्स या तो अहमदाबाद या फिर बॉम्बे में स्थापित थी। नागपुर में मिल लगाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता थी। 1 जनवरी 1877 को जब क्वीन विक्टोरिया को भारत की एम्प्रेस घोषित किया गया, उसी दिन एम्प्रेस मिल्स भी अपने अस्तित्व में आई। एम्प्रेस मिल्स में कई सारी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिनका इस्तेमाल उस वक्त तक सिर्फ पश्चिमी देशों में किया जा रहा था। सन 1867 में जब जमशेदजी टेक्सटाइल मशीनों के अध्ययन के लिए मैनचेस्टर गए थे, तब वहां एक लेक्चर के दौरान इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस कार्लाइल ने कहा, द नेशन विच गेन्स कंट्रोल ऑफ स्टील सून एक्वायर्स द कंट्रोल ऑफ गोल्ड, यानी जो राष्ट्र स्टील पर अपना कंट्रोल स्थापित करेगा वह बहुत ही जल्द सोने को भी अपने काबू में ले पाएगा। इस स्टेटमेंट ने जमशेदजी को बहुत प्रभावित किया। एम्प्रेस मिल्स के बाद जमशेदजी ने इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट लगाने का निश्चय किया। स्टील प्लांट लगाने के प्रस्ताव को जमशेदजी ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा को देखकर भयभीत थी और उन्हें उनके इस प्रयास में सपोर्ट करना नहीं चाहती थी। सर फेडरिक अपकॉट, जो उस वक्त ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक
इस कार्य को मंजूरी दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार स्टील प्रोडक्शन करने का आदेश दिया। अंग्रेजी हुकूमत के इस निर्णय से वह चिंतित नहीं हुए। वह बहुत ही मेहनत के साथ इंडिया में स्टील प्रोडक्शन के लिए जरूरी मिनरल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग गए। चार्ल्स बैरन, जो उस वक्त अमेरिका के सबसे बेहतरीन जियोलॉजिस्ट और मेटलर्जिस्ट में से एक थे, जमशेदजी की रिक्वेस्ट पर स्टील प्लांट के लिए सबसे बेहतर जगह चुनने के लिए इंडिया आए। जमशेदजी स्टील प्लांट की बारीकियों को जानने के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने अमेरिकन वर्कर्स की दयनीय स्थिति को देखकर निर्णय लिया कि ऐसा उनके वर्कर्स के साथ बिल्कुल नहीं होगा जब वह अपना स्टील प्लांट लगाएंगे। उन्होंने वर्कर्स के लिए टाउन के कॉन्सेप्ट को अपने बेटे दोराबजी टाटा को एक लेटर के माध्यम से समझाया। उन्होंने स्टील फैक्ट्री के 5 साल पहले से ही टाउन का विकास करने के लिए कहा, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड, बगीचे, मंदिर, मस्जिद और चर्चेस भी शामिल थे। एक बार जमशेदजी अपने बिजनेस के पर्पज से जापान जा रहे थे, तभी उनकी जहाज पर मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। वह एक दूसरे से पहले मिल चुके थे, इसीलिए कन्वर्सेशन जल्दी स्टार्ट हो गया। स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी को स्वदेशी अपनाने को कहा और अपने देश और देशवासियों के लिए काम करने को प्रोत्साहित किया। अपने देश के देशवासियों की गरीबी ने उन्हें बहुत ही आहत किया। वैसे तो जमशेदजी टाटा ने हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कार्य किया, पर वह मानते थे किसी भी राष्ट्र या समाज को आगे बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है कि उन लोगों को सपोर्ट करो जो अपने क्षेत्र में बेस्ट हों या जो किसी कला में गिफ्टेड हों, जिससे वह आगे चलकर देश को एक अच्छी सेवा दे सके। सर्वश्रेष्ठ को प्रोत्साहित करने के भाव से ही जमशेदजी ने सन 1892 में JN टाटा एंडोवमेंट की स्थापना की, जिसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभाशाली युवाओं को बिना किसी भेदभाव के उच्च शिक्षा के लिए मदद करना था। इसके लिए उन्होंने टाटा स्कॉलरशिप को लॉन्च किया। उनकी दूरदर्शिता को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पर चर्चाएं हो रही हैं, पर इस पर्यावरण की समस्या को जमशेदजी ने आज से लगभग 125 साल पहले ही भांप लिया था। जमशेदजी का इंडिया के लिए विजन स्टील प्लांट तक ही सीमित नहीं रहा। उस वक्त तक बॉम्बे में 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स खुल चुकी थी, जिनमें ऊर्जा की आपूर्ति कोयले को जलाकर की जाती थी। चिमनियों से निकलने वाला धुआं शहर को लगातार प्रदूषित कर रहा था। जमशेदजी कोयले को एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से रिप्लेस करना चाहते थे। उनकी यह महत्वाकांक्षा उनके देहांत के 11 साल बाद 1915 में पूरी हो सकी। जमशेदजी चाहते थे कि भारत साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। उन्होंने इसे अपना नाम नहीं दिया। उनका मानना था कि यह एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम भी राष्ट्रीय होना चाहिए। ऐसा करने के पीछे एक कारण यह भी था कि लोग राष्ट्र के नाम पर इसमें अपना सहयोग देंगे, जिससे यह संस्था और भी आगे बढ़ती जाएगी। एक बार की बात है, जब जमशेदजी टाटा को उनके विदेशी दोस्त ने उन्हें डिनर पर मुंबई के एक होटल में इनवाइट किया, पर उन्हें उस होटल के मैनेजर ने इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर कहकर अंदर जाने से मना कर दिया। अंग्रेजी शासन में इंडियंस के साथ ऐसा बर्ताव आम बात थी, पर जमशेदजी टाटा के साथ यह बड़ी बात थी। वो वहां से चुपचाप बिना कोई जवाब दिए लौट आए और उन्होंने निश्चय किया कि वह एक ऐसा होटल बनाएंगे जहां भारतीय बिना किसी भेदभाव के जा सके। सन 1903 में गेटवे ऑफ इंडिया के 21 साल पहले ताजमहल होटल बनकर तैयार हुआ, जो आज भी एक अलग पहचान रखता है। यह बॉम्बे की पहली इमारत थी जिसमें बिजली का उपयोग हुआ। देश का पहला होटल जहां अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स, टर्किश बाथ और कई सारी यूनिक सुविधाएं थी जो उस वक्त इंडिया के किसी होटल में यूज नहीं की जा रही थी। 19 मई 1904 को जमशेदजी टाटा को हम सबने खो दिया। अपने अंतिम दिनों में जमशेदजी टाटा ने लोगों को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके असाधारण सपनों को उनके दोनों बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने जमीनी हकीकत दी। स्टील प्लांट 1907 में बनकर तैयार हुआ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने 1911 में कार्य करना प्रारंभ किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से बिजली का उत्पादन 1915 में शुरू हुआ। यह थी एक विजनरी, फिलैंथ्रोपिस्ट,
फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, श्री जमशेदजी टाटा की जीवन कहानी। जमशेदजी टाटा के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही महान लोगों की बायोग्राफीज सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।